मैं शिव कुमार मिश्रा, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री। आज का हमारा टॉपिक है अकबर का साम्राज्य विस्तार एवं उसकी विजय। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि अकबर ने किस प्रकार मध्य भारत, उत्तर भारत, दक्षिण भारत और उत्तर पश्चिमी सीमा पर अपनी विजय की, अपने साम्राज्य का विस्तार किया। कौन कौन से महत्वपूर्ण स्थानों पर उसने अधिकार किया। प्रारंभ में हम उसकी मालवा एवं गुजरात की विजयों को देखेंगे, उसके बाद गोंडवाना, फिर दूसरी विजयों को देखेंगे। प्रारंभ में अकबर अपने संरक्षक बैरम खां के प्रभाव में रहा। धीरे धीरे वो बैरम खां के प्रभाव से मुक्त होता चला गया और उसने अपने साम्राज्य विस्तार की स्वतंत्र नीति का पालन किया। हम सबसे पहले देखते हैं उसकी मध्य भारत और उत्तर भारत की विजयों के बारे में, उसके सैनिक अभियान के बारे में। सबसे पहले मालवा आर्थिक दृष्टि से संपन्न राज्य था, दक्षिण भारत जाने के मार्ग पर पड़ता था। गुजरात विजय के लिए मालवा का जीतना आवश्यक था, इसलिए अकबर ने महत्वपूर्ण क्षेत्र मालवा पर अधिकार करना चाहा। मालवा का शासक इस समय बाज बहादुर था। 1561 में अकबर ने आदम खां के नेतृत्व में एक सेना को भेजा। आदम खां ने मालवा पर अधिकार कर लिया। यहाँ आदम खां ने थोड़ी चतुराई दिखाई, जिससे कि अकबर नाराज भी हुआ। यहाँ की रानी रूपमती थी। रूपमती ने जहर खाकर अपने सतीत्व की रक्षा की। मालवा को मुगल सेना ने जीत लिया और मालवा को मुगल साम्राज्य का एक सूबा या प्रांत बनाया गया। मालवा जैसे आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान के अधिकार में आने पर अकबर को न केवल आर्थिक लाभ हुआ, बल्कि उसकी अन्य विजयों की भी भूमिका बनी। इसके बाद 1561 में उसने सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण चुनार के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। यहाँ मुगल सेनापति आसिफ खां के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई, जिसने कि चुनार के दुर्ग पर अधिकार किया। 1563 में उसने कालिंजर, रीवा आदि के क्षेत्र पर आक्रमण किया। यहाँ रीवा के राजा रामचंद्र बघेल को परास्त किया। उसकी महत्वपूर्ण विजयों में या अभियान में एक गोंडवाना महत्वपूर्ण है। गोंडवाना वर्तमान जबलपुर मंडला के आसपास का क्षेत्र था। यहाँ का शासक दलपत शाह था, जिसकी मृत्यु हो गई थी, और दलपत शाह की विधवा रानी दुर्गावती उसके अल्पवयस्क पुत्र वीर नारायण की संरक्षिका के रूप में यहाँ शासन कर रही थी। अकबर की सेना ने 1564 में यहाँ पर आक्रमण किया। रानी दुर्गावती ने मुगल सेना से बहुत कड़ाई से संघर्ष किया। अंततः रानी दुर्गावती जब घिर गई तो उसने अपनी सतीत्व की रक्षा करने के लिए अपनी ही कटार से आत्महत्या कर ली और वो मुगल सेना के हाथ में नहीं आई। अकबर की गोंडवाना विजय की आलोचना की जाती है। इतिहासकार कहते हैं कि रानी दुर्गावती ने अकबर के विरुद्ध कोई ऐसा काम नहीं किया था जिस कारण अकबर गोंडवाना पर आक्रमण करे, इसलिए अकबर का गोंडवाना पर आक्रमण करना उचित नहीं था। किंतु अकबर की साम्राज्य विस्तारवादी नीति के अंतर्गत वह किसी भी क्षेत्र को स्वतंत्र रहने देना नहीं चाहता था। मालवा विजय के बाद एक महत्वपूर्ण विजय गुजरात विजय थी। अकबर का गुजरात अभियान बहुत चर्चा में रहा है। अकबर जब शासक था उस समय गुजरात का शासक मुजफ्फर शाह तृतीय था। 1572 में अकबर की सेना ने यहाँ आक्रमण किया था। मालवा की तरह ही गुजरात भी व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इलाका था। यह समृद्ध इलाका था। यहाँ से अकबर को धन प्राप्त हो सकता था। हज यात्रा के लिए यहाँ से मार्ग होकर जाता था। अकबर ने यहाँ जो अभियान किया तो पहली बार यहाँ समुद्र के दर्शन किए थे और पुर्तगालियों से भेंट भी की थी। यहाँ अकबर के सेनापति अजीज कुका को नियुक्त किया गया और अकबर यहाँ विजय करके लौट आया। किंतु 6 महीने ही बाद ही यहाँ पर विद्रोह हो गया और अकबर ने पुनः गुजरात पर अभियान किया। अकबर का गुजरात अभियान सबसे अधिक गति का, द्रुत गति से, तेजी से किया जाने वाला अभियान माना जाता है। अकबर ने यहाँ तुरंत वापस लौटने के बाद आक्रमण किया और पुनः यहाँ पर अधिकार कर लिया। यहाँ के विद्रोह को कुचल दिया। मुजफ्फर शाह तृतीय भाग गया। अकबर ने गुजरात विजय की स्मृति में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया। बंगाल
और बिहार की विजय। बंगाल में दूर होने के कारण अधिकतर समय में विद्रोह हुआ करते थे। पूर्व के शासकों के समय भी बंगाल में विद्रोह हुआ था। बंगाल उस समय आर्थिक दृष्टि से संपन्न इलाका था। यहाँ पर दाऊद ने विद्रोह कर दिया था। वो मुगलों की अधीनता स्वीकार करने को तैयार नहीं था। अकबर ने 1574 ईस्वी में मुनीम खां और खाने खाना को बंगाल पर अधिकार के लिए भेजा। यहाँ का शासक दाऊद खां भाग गया। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अकबर की सेना के लौटने से यहाँ पुनः विद्रोह हुआ और बाद में संपूर्ण गौड़ प्रदेश पर अधिकार कर लिया गया, उसे मुगल क्षेत्र में मिला लिया गया। इसके बाद जब बिहार जब अकबर के अधिकार में आ गए तो अकबर की सेना ने उड़ीसा पर अभियान किया। 1592 में राजा मानसिंह के नेतृत्व में उड़ीसा में आक्रमण किया गया और बाद में संपूर्ण उड़ीसा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। जैसा हम देख चुके हैं, अकबर की उत्तर पश्चिमी विजयों में, उत्तर पश्चिम विजय में मुख्य रूप से वो काबुल, कंधार, सिंध पर अधिकार करना चाहता था और यहाँ सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों पर अधिकार करना उसका उद्देश्य तो था ही। वो विद्रोही जाति जैसे यूसुफ जई जाति, रोशनी, अफगानों, इनको भी दबाना चाहता था जो आए दिन विद्रोह करते रहते थे। यहाँ पर काबुल महत्वपूर्ण स्थान था। काबुल का शासक हकीम मिर्जा था जो अकबर का सुतेला भाई था। यहाँ हकीम मिर्जा ने विद्रोह कर दिया और वह स्वयं भारत का सम्राट बनना चाहता था, भारत का बादशाह बनना चाहता था। यहाँ मुगल सेना ने हकीम मिर्जा को पराजित कर दिया और उसके बाद उसकी बहन बख्तुन्निसा को यहाँ का सूबेदार बना दिया, प्रांतपति बना दिया, गवर्नर बना दिया। मुगल काल में अकबर के समय की यह पहली घटना है जब कोई महिला किसी प्रांत की सूबेदार या गवर्नर या शासिका बनी। किंतु जब बख्तुन्निसा को काबुल का प्रशासन सौंपकर की सेना लौटी तब यहाँ मिर्जा ने पुनः सत्ता संभाल ली। बाद में राजा मानसिंह को काबुल भेजा गया और काबुल पर अधिकार कर लिया गया। स्वात और बाजोर में यूसुफ जई जाति के विद्रोह का दमन किया गया। यहाँ बीरबल को भेजा गया था और यूसुफ जईयों का दमन करते हुए बीरबल की मृत्यु हो गई। बाद में कश्मीर विजय की बात करते हैं। अकबर ने कश्मीर पर अभियान किया। यहाँ का शासक यूसुफ खां था। अकबर ने यहाँ राजा भगवान दास एवं कासिम खां के नेतृत्व में सेना भेजी। कश्मीर के शासक यूसुफ खां को पराजित किया गया। उसने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। यूसुफ खां ने मुगल दरबार में उपस्थित होना स्वीकार कर लिया, किंतु जब यूसुफ खां मुगल दरबार में उपस्थित हुआ तो उसे बंदी बना लिया गया। कुछ समय पश्चात यूसुफ खां के पुत्र याकूब खां ने विद्रोह कर दिया। मुगल सेना ने यहाँ के विद्रोह को दबा दिया और कश्मीर को काबुल सूबे के अंतर्गत एक जिला बना दिया गया। अकबर की उत्तर पश्चिमी सीमा क्षेत्र में प्रमुख विजयों में सिंध विजय थी। सिंध के 3 दुर्ग महत्वपूर्ण थे, भक्कर, थट्टा और सहमान। भक्कर दुर्ग पर सबसे पहले 1574 में अकबर ने अधिकार कर लिया था। यहाँ सिंध के थट्टा और सहमान दुर्ग महत्वपूर्ण थे। सिंध में जानी बेग का अधिकार था। अकबर ने यहाँ खाने खाना को मुल्तान का गवर्नर बनाकर भेजा और ये कहा कि वह सिंध पर अधिकार कर ले। मुल्तान का गवर्नर रहते हुए खाने खाना ने सिंध के थट्टा के महत्वपूर्ण किले को विजय कर लिया। सहवान का किला भी मुगलों के अधिकार में आ गया। इसके बाद एक महत्वपूर्ण विजय थी कंधार विजय। कंधार का दुर्ग फारस या ईरान के शाह के अधीन था। ईरान के शाह के अधीन कंधार का गवर्नर या प्रांतपति या सूबेदार मुजफ्फर हुसैन मिर्जा था। उसने ईरान के शाह के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और कंधार का दुर्ग मुगल सेनापति शाह बेग को सौंप दिया और स्वयं मुगल दरबार में उपस्थित हो गया। उसे अकबर ने एक मनसबदार बना दिया। इस प्रकार कंधार का दुर्ग बिना युद्ध किए ही मुगलों के अधिकार में आ गया। ईरान से यह दुर्ग बिना संघर्ष किए ही मुगलों को प्राप्त हो गया। इसके बाद में उत्तर पश्चिमी सीमा पर एक महत्वपूर्ण इलाका था बलूचिस्तान। यहाँ मीर मासूम को अधिकार के लिए भेजा गया। यहाँ का महत्वपूर्ण दुर्ग सीबी का दुर्ग था। मीर मासूम ने सीबी के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। यहाँ के विद्रोही पन्नी अफगानों को पराजित कर दिया गया और बलूचिस्तान पूर्ण रूपेण मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया।
अकबर ने अपने साम्राज्य का विस्तार दक्षिण की तरफ भी किया। इस समय दक्षिण में महत्वपूर्ण राज्य जो थे वो बहमनी साम्राज्य के पतन के बाद 5 थे: बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीदर और बरार। उसने अपने दक्षिण अभियान में मुख्य रूप से अपने साम्राज्य विस्तार के साथ धन प्राप्त करना चाहा और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों पर अधिकार करना चाहा। जो क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से उपयोगी थे उन्हें अधिकार करना चाहा और दक्षिण को करद राज्य बनाकर ही छोड़ना चाहा। अकबर की दक्षिण विजय या दक्खन विजय। नर्मदा के दक्षिण का इलाका दक्खन कहलाता था। मालवा और गुजरात के बाद अकबर का ध्यान दक्षिण की तरफ गया। यह आर्थिक दृष्टि से संपन्न क्षेत्र था। यहाँ पूर्व के शासकों अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक ने अभियान किया था और धन प्राप्त किया था। अकबर ने सबसे पहले अपने राजदूत इन क्षेत्रों में भेजे। अकबर ने 1591 में अपने राजदूत खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा को भेजे। इन राज्यों को उसने राजस्व देने और मुगलों की अधीनता स्वीकार करने को कहा। इन राज्यों में से केवल खानदेश ऐसा राज्य था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की एवं राजस्व देने के लिए हामी भर दी। बाकी राज्यों ने इनकार कर दिया। इसके बाद जैसा मैंने बताया कि खानदेश एकमात्र शासक था जिसने राजस्व देना स्वीकार किया। यहाँ का शासक इस समय फारूकी वंश का अली खां था। अकबर ने जब बाकी शासकों ने राजस्व देना स्वीकार नहीं किया, मुगलों की अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया, तब दक्षिण में अभियान किया जिसमें अहमदनगर अभियान महत्वपूर्ण है। अकबर ने 1593 में अब्दुल रहीम खानखाना और उसके बाद मुराद को अहमदनगर पर आक्रमण करने के लिए भेजा। इस समय यहाँ के शासक की बुआ यानी बीजापुर की रानी चांद बीबी संभाल रही थी। चांद बीबी ने अकबर की सेना से मुकाबला किया, किंतु जब मुगलों ने यहाँ पर अधिकार कर लिया तो यहाँ संधि हुई और यहाँ के अल्पवयस्क उत्तराधिकारी को यहाँ का शासक स्वीकार किया गया, वो था बहादुर। और फिर अहमदनगर ने मुगलों को बरार का महत्वपूर्ण क्षेत्र देना स्वीकार कर लिया। लेकिन मुगल सेना के जाने के बाद अहमदनगर ने अपने महत्वपूर्ण क्षेत्र, उपजाऊ क्षेत्र बरार को पुनः लेना चाहा। अकबर ने अब्दुल रहीम खानखाना और मुराद को भेजा, बाद में स्वयं भी आया और 1600 ईस्वी में मुगलों का अहमदनगर पर अधिकार हो गया। खानदेश ने कर देना स्वीकार कर लिया था। खानदेश अकबर के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, किंतु खानदेश के शासक अली खां की मृत्यु के बाद उसके पुत्र मीरन बहादुर ने खानदेश की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। खानदेश की राजधानी बुरहानपुर थी और इसका महत्वपूर्ण किला असीरगढ़ था। असीरगढ़ सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण किला था। ऐसा माना जाता था कि यदि असीरगढ़ को जीत लिया जाए तो दक्षिण भारत का अभियान सरलता से किया जा सकता था, दक्षिण भारत को जीता जा सकता था। असीरगढ़ के दुर्ग को दक्खन का द्वार कहा जाता था। अकबर ने 1600 में इस पर आक्रमण किया। यहाँ बहुत संघर्ष करने के बाद भी किला सरलता से अधिकार में नहीं किया जा सका। 1601 में अकबर ने इस किले पर अधिकार किया। इतिहासकारों ने वर्णन किया है कि 1601 में अकबर ने किलेदार को घूस देकर इस किले पर अधिकार किया। यह भी अकबर जैसे शासक के लिए कलंक है। यहाँ के शासक को सोने की चाबी देकर इस किले को मुगलों ने अपने अधिकार में लिया। किले पर अधिकार होने के बाद अकबर ने किलेदार के लड़के को भी मौत के घाट उतार दिया। अकबर की 1601 में असीरगढ़ की विजय अंतिम विजय मानी जाती है। अकबर की महत्वपूर्ण अभियानों में राजपुताना अभियान माना जाता है, राजस्थान का अभियान माना जाता है। यहाँ अकबर को संघर्ष करना पड़ा। कुछ राज्यों ने आसानी से अधीनता स्वीकार की, लेकिन मेवाड़ जैसे राज्यों से अकबर को संघर्ष करना पड़ा। सबसे पहले अकबर ने मेड़ता में मुगल सेना भेजी। मेड़ता मारवाड़ का प्रसिद्ध दुर्ग था। यहाँ जयमल राठौड़ का अधिकार था। जब यहाँ मुगल सेना ने आक्रमण कर इस पर अधिकार कर लिया, तब जयमल ने उदयपुर या मेवाड़ के शासक के यहाँ शरण ली।
अकबर ने यहाँ दो तरह की नीति अपनाई। जिन राज्यों ने उससे वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए, उसकी अधीनता स्वीकार कर ली, उनसे समझौता कर लिया, उनके राज्य को वापस लौटा दिया, और जिन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की उनसे संघर्ष किया। आमेर के शासक भारमल ने अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे और उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। मेड़ता को अकबर ने अभियान के द्वारा जीता। इसके बाद में उसका मुख्य अभियान था मेवाड़ अभियान। यहाँ का शासक उस समय उदय सिंह था। अकबर ने 1567 में यहाँ अभियान किया। जब मुगल सेना इस किले को घेरे हुए थी, उस समय यहाँ के सरदारों के कहने पर उदय सिंह मेवाड़ के जंगलों में चला गया और इस किले की जिम्मेदारी जयमल और फत्ता जैसे सरदारों के हाथ में आ गई। यहाँ जयमल और फत्ता ने मुगल सेना का बड़ी बहादुरी से सामना किया। अकबर इन दो सेना नायकों से इतना प्रभावित हुआ कि बाद में उसने आगरा के किले में के द्वार पर जयमल और फत्ता की मूर्तियां स्थापित करवाई। उदय सिंह की मृत्यु के बाद महाराणा प्रताप ने मुगलों से संघर्ष किया, मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। यहाँ 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध मुगल सेनापति मानसिंह और आसिफ खां ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध लड़ा। गोपीनाथ शर्मा ने कहा है कि यह युद्ध अनिर्णित रहा। इस युद्ध के बारे में विभिन्न इतिहासकारों के अपने मत हैं, किंतु यह स्पष्ट है कि मुगल सेना प्रताप को गिरफ्तार नहीं कर पाई। मुगल सेना को बहुत संघर्ष के बाद, बहुत नुकसान के बाद लौटना पड़ा और महाराणा प्रताप ने संघर्ष जारी रखा। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद भी अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध कई सेनापतियों को भेजा, शाहबाज खां, जगन्नाथ कछवाहा आदि को भेजा, किंतु अकबर की सेना को सफलता नहीं मिली। हल्दी घाटी के युद्ध में इतिहासकार बदायूनी उपस्थित था। बदायूनी ने मुंतखब उल तवारीख नाम की पुस्तक लिखी है। इसने इस युद्ध का आंखों देखा हाल लिखा है। बदायूनी ने हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा है, जबकि एक अन्य इतिहासकार अबुल फजल, जिसने अकबरनामा लिखी, उसने हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा है। हल्दी घाटी के युद्ध को कर्नल टॉड ने थर्मोपाली का युद्ध कहा है। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद मुगल सेना से महाराणा प्रताप ने लंबा संघर्ष किया। दिवेर का युद्ध हुआ। दिवेर का युद्ध बहुत दिनों तक चला, इसलिए दिवेर के युद्ध को मैराथन युद्ध भी कहा जाता है। कर्नल टॉड ने इसे मैराथन का युद्ध कहा है। अकबर मेवाड़ से संघर्ष में उलझा रहा। अकबर के अंतिम दिनों में महाराणा प्रताप ने चित्तौड़ के दुर्ग को छोड़कर मेवाड़ के अधिकांश क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद भी मुगलों ने सैनिक अभियान किए और महाराणा प्रताप के उत्तराधिकारी अमर सिंह ने मुगलों से संघर्ष किया। अकबर का एक महत्वपूर्ण अभियान था रणथंभौर अभियान। यहाँ का शासक हाड़ा शासक सुरजन राय हाड़ा था। यहाँ पर 1569 में अकबर ने अभियान किया। रणथंभौर के शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। रणथंभौर को एक सरकार या जिला बनाकर अजमेर के सूबे या अजमेर के प्रांत में मिला दिया गया। अकबर ने जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर आदि से भी संबंध स्थापित किए। इन्होंने भी अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। जोधपुर के चंद्रसेन ने अकबर से कड़ा संघर्ष किया। महाराणा प्रताप के पहले चंद्रसेन ने अकबर से संघर्ष किया, इसलिए चंद्रसेन को महाराणा प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता है। इस प्रकार अकबर के साम्राज्य विस्तार की बात करें तो उसने आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र मालवा और गुजरात को अपने अधिकार में कर लिया। आर्थिक दृष्टि से संपन्न दक्खन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर उसका अधिकार हो गया, इसलिए उसे आर्थिक रूप से लाभ हुआ। उसकी साम्राज्य विस्तार की नीति में राजपूत महत्वपूर्ण योगदान करने वाले रहे। राजपूत मान सिंह, भगवान दास आदि ने उसके लिए सैन्य अभियान किए। काबुल जैसे महत्वपूर्ण स्थानों को, उड़ीसा जैसे स्थानों को मान सिंह ने जीता।
भगवान दास ने उसके उत्तर पश्चिमी अभियान में सहयोग किया। इस प्रकार राजपूत नीति के अंतर्गत उसने जो राजपूतों से समझौता करने की नीति अपनाई, उसके तहत राजपूत उसके दक्षिण अभियान और उत्तर पश्चिम अभियान में सहयोगी रहे और वह अपने साम्राज्य का विस्तार कर पाया। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर भी अधिकार हो गया, जैसे दक्षिण में असीरगढ़ के किले पर अधिकार हो गया, जिससे आने वाले मुगल शासकों के लिए दक्षिण का अभियान सरल हो सका। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में कंधार जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र पर उसका अधिकार हो गया, जो कि ईरान के शासक के पास था। कंधार ने बाद में जहांगीर के समय मुगलों को कंधार के लिए संघर्ष करना पड़ा। उसके बाद में शाहजहाँ के समय संघर्ष करना पड़ा। शाहजहाँ के समय कंधार मुगलों के हाथ से हमेशा के लिए चला गया, जो औरंगजेब भी अपने अधिकार में नहीं कर पाया। इस प्रकार अकबर की साम्राज्य विस्तारवादी नीति के तहत उसने संधि करके कुछ राज्यों को अपने अधीन में लाया, जिन्होंने उसको कर दिया, और कुछ राज्यों से सहयोग प्राप्त किया, जिन्होंने उसकी अधीनता नहीं स्वीकार की, उनसे संघर्ष किया। उनके या तो पूरे राज्य को मिला लिया गया या संधि करने के बाद कुछ क्षेत्र को मिला लिया गया। और जिन राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार की, उनके राज्य को उन्हें लौटाकर उनसे राजस्व प्राप्त किया और उन राजाओं को अपना मनसबदार बनाकर अपने साम्राज्य विस्तार या प्रशासन में सहयोग लेने की नीति अपनाई।